हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय संधि। संधि, सबसे पहले संधि किसे कहते हैं ये जानेंगे हम। तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसे हम सरल भाषा में उदाहरण से समझते हैं। विद्या प्लस आलय है, तो ये विद्या प्लस आलय है, मिलके क्या बनता है? विद्यालय है। इसको और विस्तृत से समझते हैं, इनको अलग अलग करके लिखते हैं। वि, द, या और आ स्वर है इसमें, ठीक है। प्लस आलय का आ प्लस ल, यानी प्रथम शब्द के अंत क्या हो गया? आ, और दूसरे शब्द का आरंभ क्या हो गया? आ। तो इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर क्या बनेगा? दीर्घ आ। अब इसको मिला के लिखेंगे तो विद्यालय है, यह इसका रूप बनेगा। तो ये क्या हो गया? संधि, यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। उ, प में अ स्वर है, प्लस इंद्र का ई प्लस नंद्र, तो ये अलग लिखेंगे। तो ये संधि किस में होगी? उप के ए में और इंद्र के ई में। ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से क्या परिवर्तन हो गया? अ और ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया। तो यही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये उपेंद्र। संयोग, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि दोनों में से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे संयोग कहते हैं। दो वर्णों का परस्पर मेल हो और उसमें कोई चेंज नहीं हो, कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसे हम संयोग कहते हैं। जैसे प्रथम शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, तो दोनों के मिलने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पर संयोग मात्र ही होता है, उसे हम संयोग कहते हैं। संधि, संधि के तीन भेद होते हैं। अच, स्वर संधि, स्वर संधि को अच भी कहते हैं, अच कहते हैं, और स्वर संधि भी कहते हैं। हल, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। स्वर संधि के अंतर्गत स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। ये हमने संधि के तीन भेद पढ़े। हम संक्षिप्त रूप में वर्ण समझ लेते हैं तो आगे हमको संधि करने में आसानी रहेगी। तो वर्ण क्या होते हैं? यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ होते हैं, ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। 5 वर्णों का जो एक समूह रहता है वह एक वर्ग होता है। उसके प्रथम शब्द के आधार पर उसका वर्ग निर्धारण होता है। तो जैसे ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, न, तो संधि में कहीं भी अगर आता है नियम में कि क वर्ग को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, तो हमें पता रहना चाहिए कि क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, ठीक है। और ऐसे क को पंचम वर्ण होगा तो वहाँ पर न, ठीक है। तो ऐसे ये च वर्ग है, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन सा आता है? ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये आते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग हैं तो उसमें वर्ग का ये सब प्रथम में आएंगे। प्रथम वर्ण है ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है। अगर बोले प वर्ग का तीसरा अक्षर तो कौन सा होगा? वो प, फ, ब, ये तीसरा अक्षर होगा, तीसरा वर्ण होगा ये। ऐसे ये चौथे वर्ण है और ये फिफ्थ वर्ण है। तो ये अपने को मालूम रहना चाहिए। जब भी मैं ऐसा बोलूं कि ट वर्ग का पंचम वर्ण, तो आपको पता रहना चाहिए कि पंचम वर्ण कौन सा है? अण है, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और 4 ही ऊष्म वर्ण होते हैं। श, श, स, ह, ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। पहले वीडियो में हम स्वर और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। चलिए आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का पहला जो नियम है वो कौन सा है? सत्व संधि। सत्व संधि। तो विसर्ग के स्थान पर श, स और स। विसर्ग के स्थान पर क्या क्या होते हैं? श, श और स। पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, श, श या श में से। चलिए और इसको हम विस्तृत समझते हैं। च, छ, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, यानी पहले शब्द के अंत में तो क्या होगा? विसर्ग होगी, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण या तो च होगा या श हो या श हो तो विसर्ग का श हो जाएगा, ठीक है। तालव्य श हो जाता है। और यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण ट, ठ, श हो तो विसर्ग का मूर्धन्य शकार हो जाता है। इसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं, ठीक है। मूर्धन्य शकार हो जाता है, श हो जाता है। और यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण त, थ, स हो तो विसर्ग का दंतीय श हो जाता है, ठीक है। इसको हम और विस्तृत तरीके से समझते हैं उदाहरण से। इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। जैसे पहला शब्द है कोई भी, वहाँ विसर्ग है, ठीक है। और आगे यदि च, छ और श हो, ठीक है, तो यहाँ जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। तो उसका क्या श में बदल जाएगा, यानी कि तालव्य श में बदल जाएगा विसर्ग जो है, ठीक है। दूसरा क्या नियम है? यदि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ट, ठ और श हो तो वो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य शकार में बदल जाता है, ठीक है। जैसे प्रथम शब्द के अंत में यह विसर्ग था, दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, श है, तो वहाँ पर जो विसर्ग है वो श में चेंज हो गया, यानी तालव्य श में। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे नी प्लस चल, तो यहाँ पहले शब्द के अंत में विसर्ग है, दूसरे शब्द के आरंभ में क्या है? च है, तो ये जो विसर्ग है ये तालव्य शकार में बदल के क्या बन जाता है? निश्चलः, ठीक है। प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो और आगे दूसरे शब्द के आरंभ में ट, ठ, श हो तो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदल जाता है। इसको हम उदाहरण में देखते हैं। जैसे रामः प्लस टंकारयति, तो यहाँ राम के बाद विसर्ग है प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में ट है। यहाँ ट था ना, ट, ठ या श में से कोई सा हो, यहाँ पर क्या है? ट है। तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ये श में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। तो ये क्या बनेगा? रामाष्टंकारयति, रामाष्टंकारयति बनेगा। तीसरा है इसमें प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में त, थ या श हो, दंतीय श हो, तो जो ये विसर्ग है प्रथम शब्द के अंत में वह दंतीय श में बदल जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। नमः प्लस ते, तो प्रथम शब्द के अंत में तो क्या है? विसर्ग है और दूसरे शब्द के आरंभ में त है, तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगी? दंतीय शकार में। तो ये क्या बनेगा? नमस्ते। ऐसे ही कह प्लस चितः, तो यहाँ पे क्या? च वर्ग, तो इसलिए ये जो विसर्ग है ये किस में बदलेगा? श में, तालव्य श में। तो ये क्या बनेगा? यहाँ श लिख देंगे, क यथावत आ जाएगा, चित, तो ये क्या बनेगा? कश्चित। तो सत्व संधि के और उदाहरण देखते हैं हम इनमें और समझते हैं। गुरु प्लस च, तो यहाँ पे विसर्ग है, आगे च है, च, छ या श हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तालव्य श। तो यहाँ पर श होके क्या बनेगा? गुरुश्च। धनु प्लस टंकार, ट वर्ग हो, ट हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? श, मूर्धन्य शकार हो जाता है, ट, ठ और श में से। तो यहाँ पे ट है इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार, तो धनुष टंकार है, ठीक है। राम प्लस च, रामश्च। नी प्लस चलः, निश्चलः। भिन्ना प्लस ते, भिन्नास्ते, ठीक है।
त हो, थ हो, श हो तो ये इसका दंत्य श हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? भिन्नास्ते। एकः प्लस तावतः एकश्तावत्। मनः प्लस तापः मनस्तापः। बाल प्लस षष्ठः बालषष्ठः। तपः प्लस तेपे तपस्य तेपे। दारुणः प्लस च दारुणश्च। शिरः प्लस छेदः शिरश्छेदः। नि प्लस छलः निश्चलः। तुरंगः प्लस तुरंगहि तुरंगस्थ तुरंगहि। नि प्लस स्वार्थः निस्वार्थः। निः प्लस शुल्कं निःशुल्कं। चतुः प्लस षष्टिः चतुष्षष्टिः। तरो प्लस छाया तरोश्छाया। इतिहास ग्रंथः प्लस च इतिहास ग्रंथश्च। पूर्णः प्लस चंद्रः पूर्णश्चंद्रः। विष्णु प्लस त्राता विष्णुस्त्राता। यहाँ त्राता त्र है, यहाँ विसर्ग है प्रथम शब्द के अंत में, और यहाँ त्राता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो त्र है वो त और र से मिलके बनता है। तो यहाँ पे त है, त होने के कारण इस विसर्ग का दंत्य शकार बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? विष्णुस्त्राता। सत्व संधि के अन्य उदाहरण। यहाँ विसर्ग प्लस प वर्ग या क वर्ग आने पर, विसर्ग तो यथावत रहेगी प्रथम पद के अंत में, लेकिन द्वितीय पद के आरंभ में या तो प वर्ग हो या क वर्ग आने पर क्या चेंज होता है देखते हैं। नमः प्लस कारः, ठीक है, नमः प्लस कार, तो ये क वर्ग का क आ गया और ये विसर्ग हो गई। तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया? दंत्य शकार, नमस्कारः, ठीक है। अब यहाँ पे बहि प्लस कारः, यहाँ भी क वर्ग है और यहाँ विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर बहि, यह विसर्ग जो है यहाँ पर क्या हुआ है? मूर्धन्य शकार, बहिष्कार है। ऐसा क्यों? सेम क वर्ग भी है, प्रथम पद के अंत में क्या है? विसर्ग भी है, लेकिन यहाँ क को क्या हुआ? दंत्य शकार, और यहाँ पर क्या हुआ? मूर्धन्य शकार। तो हमें विसर्ग के आगे क या प वर्ग हो तो यह देखना होगा कि विसर्ग से पहले यदि अ होगा, आ इत्यादि होगा तो दंत्य सकार होगा, और यदि विसर्ग से पहले ई या उ होगा तो वहाँ पर क वर्ग से पहले जो विसर्ग है, वहाँ विसर्ग से जो पहला वर्ण है उसमें ई या उ हो तो वहाँ मूर्धन्य शकार होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि क वर्ग के आगे विसर्ग जो है जहाँ पर प्रथम पद के अंत में, वहाँ पर अ आ इत्यादि हो तो विसर्ग का दंत्य शकार होगा, और यदि विसर्ग के आगे ई उ हो तो वहाँ पे मूर्धन्य शकार होता है। चतु प्लस प्रथम, तो ये प वर्ग का आ गया प, तो यहाँ विसर्ग को क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर उ है, ठीक है ना, तो उ होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार, तो ये बनेगा चतुष्पथम, ठीक है। निहि प्लस फलम, ये प वर्ग का ही है फल, ये दूसरे शब्द के आरंभ में प्रथम शब्द जो है, और यहाँ नी के बाद विसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई है, तो ई होने के कारण ई या उ होगा तो मूर्धन्य शकार होगा, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग यहाँ पे मूर्धन्य शकार, तो ये बनेगा निष्फलम, ठीक है। पुरः प्लस कारः, अभी क वर्ग आ गया, इससे पहले जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले यह क्या है? अ, तो अ आने से यहाँ क्या बनेगा? दंत्य शकार, तो ये बनेगा पुरस्कारः। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, यदि विसर्ग से पहले अ आ इत्यादि हो तो दंत्य शकार होगा विसर्ग को, और यदि ई या उ हो, जैसे यहाँ देखा था उ और यहाँ ई हो, तो वहाँ पर ये दंत्य शकार होगा, सॉरी मूर्धन्य शकार होगा, वहाँ पर मूर्धन्य। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यदि विसर्ग से पहले अ आ इत्यादि स्वर हो तो दंत्य शकार होता है विसर्ग को, और यदि ई या उ हो तो वहाँ पर विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाता है। उत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, इसको और विस्तृत रूप से समझते हैं। अ प्लस यानी प्रथम शब्द के अंत में अ हो और विसर्ग हो, और द्वितीय शब्द के आरंभ में अ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, पांच जो वर्ग हैं उनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो,
या य व र ल ह, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग को ऊ हो जाता है। और सरल तरीके से हम उदाहरण से समझते हैं। मनः प्लस रथः, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम शब्द के अंत में अ है, न में अ मिला हुआ है और ये विसर्ग है। और यहाँ पे क्या है, र, या वाला में र आ गया तो र है। तो यहाँ जो ये विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो विसर्ग ऊ हो जाएगा तो ऊ होके क्या बनेगा, मनोरथः, ठीक है। मनः प्लस भावः, मनोभावः, विसर्ग का क्या हो गया, ऊ हो गया। अब यहाँ पे ये ओ बन रहा है, ये कैसे बनेगा इसको अभी और मैं डिटेल से समझाती हूँ। तो ये विसर्ग में, क्योंकि यहाँ पे दो स्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं इसलिए उसका ओ हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, मनोभावः। ये क्या होता है, जैसे न में क्या है, आ है और विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं तो इसलिए आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसलिए ये बना यहाँ पे मनोरथ है और यहाँ पे बना मनोभाव, ठीक है। एक बार और विस्तृत रूप से हम इसको समझते हैं। प्रथम शब्द के अंत में आह, आ हो और विसर्ग हो। द्वितीय शब्द के आरंभ में अ हो, वर्गों के तीसरे चौथा पांचवा वर्ण हो, या य व र ल इनमें से कोई वर्ण हो, ह में से कोई एक हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। आइए इसको हम उदाहरण से एक बार और फिर समझते हैं। जैसे नरह प्लस याति, ठीक है, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। न र प्लस र में अ भी स्वर है तो प्लस विसर्ग, ठीक है, और याति का य आ प्लस ती, ठीक है। तो संधि किसमें हो रही है, विसर्ग और ए में, कि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ स्वर भी है और यहाँ पर य है। इन वर्णों में से कौन सा है, य है। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो ये यथावत आ जाएगा, न र अ प्लस ऊ, क्योंकि विसर्ग का ऊ हो गया है और ये यथावत आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा दूसरे शब्द में। तो य प्लस आ प्लस ती, तो जो संधि हुई थी वो विसर्ग में ऊ में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे न यथावत लिखने में आ जाएगा, र यथावत लिखने में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो स्वर एक साथ आ गए, अ प्लस ऊ, ए पहले से ही था और विसर्ग का ऊ हो गया। तो दो स्वर अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अ प्लस ऊ क्या है, ओ हो जाएगा। इसमें संधि हो जाएगी, अ प्लस ओ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ओ प्लस याति, तो ये क्या बनेगा, नरो याति। एक और उदाहरण से हम समझते हैं इसको सरल भाषा में। तपह प्लस वनम, तो यहाँ तपह को अलग अलग करके लिखेंगे। पहले तो यहाँ प्रथम शब्द के अंत में अ है और विसर्ग है और यहाँ पर व है, ठीक है। व या व में से एक वन, कोई सा भी वन हो तो वह है यहाँ पे। तो यहाँ पे त प्लस प को अलग करेंगे तो अ प्लस विसर्ग और प्लस वनम का अलग करके लिखेंगे तो व प्लस अ प्लस नम। तो यहाँ पे विसर्ग को क्या हो गया, ऊ हो गया, अ यथावत आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया था, ऊ हो गया था, है ना। तो यहाँ पे त प अ यथावत आ गया और ये व अ प्लस नम, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्वर एक साथ आ गए तो ये एक साथ तो लिखे नहीं जाएंगे, तो अ प्लस ऊ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यह क्या बनेगा, तपोवनम, कि त पै में ओ लग गया और वनम यथावत, तो ये क्या बन जाएगा, तपोवनम। और उदाहरण देखते हैं इसके। शोभनः प्लस गंधः, तो ये क वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा चौथा पांचवें में से भी कोई सा भी वर्ण हो तो क ख ग, ये तीसरा वर्ण आ गया और ये विसर्ग से पहले अ है न में, तो ये विसर्ग का क्या क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, शोभनो गंधः। बालः प्लस लिखति, ये ल आ गया, यह र लव में है ना, ल आ गया और यहाँ पे विसर्ग से पहले प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग है और अ है, तो ये अ और तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो अ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बालो लिखति। मृगः धावति, मृगो धावति, यशः लभते, यशो लभते। शिवः प्लस वन्दः, शिवो वन्दः। रामः प्लस जयति,
रामो जयति। अधः प्लस मुखी अधोमुखी। रजः प्लस गुणः रजोगुणः। मनः प्लस गतः मनोगतः। पय प्लस धरः पयोधरः। अन्यः प्लस अन्यः अन्यो अन्यः। यहाँ पे ये अवग्रह हो गया, संधि हो गई, ओ हो गया, ओ से बाद में ये पररूप संधि का उदाहरण हो गया कि पररूप हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, सॉरी पूर्व रूप संधि का उदाहरण हो गया। यहाँ पे मतलब दो संधि हो रही है, तो पहले तो ओ हो गया इस संधि से और बाद में यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी तो अवग्रह हो गया ए का। यशः प्लस दा यशोदा। बालः प्लस हसति बालो हसति। निवारणः प्लस दीपः निवारणो दीपः। सुंदरः प्लस डमरू सुंदरो डमरुः। मधुरः प्लस झंकारः मधुरो झंकारः। कृष्णः प्लस जयति कृष्णो जयति। नूतनः प्लस घटः नूतनो घटः। ये प्रमुख उदाहरण है, आप छात्र स्वयं इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, शेयर करें। चलिए आरंभ करते हैं। विसर्ग संधि में एक नेक्स्ट संधि है ऋतु संधि। विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। इसमें ऋतु संधि में क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, इसीलिए इसको ऋतु संधि भी कहते हैं। तो अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, अ और आ नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य स्वर हो प्रथम शब्द के अंत में। प्रथम शब्द के अंत में अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में या तो स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य व र ल ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र हो जाता है। जो विसर्ग है उसको र हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं इसको हम। निहि प्लस धनः। यहाँ नि ही विसर्ग है। विसर्ग के आगे क्या है, ई स्वर है। अ या आ स्वर को छोड़ के कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर अ और आ स्वर नहीं है, कौन सा है, ई स्वर है। और आगे क्या है, ध है, ये तय वर्ग का त थ ध तीसरा वर्ण है। ठीक है, या तो स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या य व र ल है, इनमें से कोई वर्ण हो। तो यहाँ पर क्या है, ध है तीसरा वर्ण, तो यहाँ विसर्ग को र हो जाएगा। तो र हो जाएगा तो क्या बनेगा, निर्धनः। इसी प्रकार नि प्लस गुणः, तो यहाँ भी तीसरा वर्ण है कै वर्ग का, क ख ग है ना, और विसर्ग से पहले ई स्वर है, आ नहीं है, तो ई स्वर है, तो ये विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो र होके क्या बनेगा, निर्गुणः। और विस्तृत तरीके से हम सरल तरीके से समझते हैं। स्वर अ आ को छोड़ के प्रथम शब्द के अंत में स्वर अ आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो प्लस दूसरे शब्द और विसर्ग हो, कोई स्वर हो, ए आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, ई ऊ री ली कुछ भी, तो स्वर हो और दूसरा विसर्ग हो, तो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य व र ल ह हो तो विसर्ग को र हो जाता है। इसको उदाहरण से और हम सरल तरीके से समझते हैं। बही प्लस मुखी। बही यहाँ पे विसर्ग है, प्रथम शब्द के अंत में है और ए आ स्वर से भिन्न स्वर है, अर्थात ई स्वर है यहाँ पे, और यहाँ पर म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, बहिमुखी। इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। बही प्लस विसर्ग, इससे अलग करते हैं इसको, विसर्ग प्लस मुखी। ठीक है, तो ये बही यथावत आएगा, विसर्ग को ये र हो गया और मुखी यथावत आ गया। और यदि आगे व्यंजन हो तो क्या है, र है जो ऊपर चला जाता है, ये बन जाता है बहिमुखी। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, बही प्लस आगमनम। ठीक है, तो ये अलग करके लिखते हैं, बही प्लस विसर्ग प्लस आगमनम। तो विसर्ग का यहाँ पे क्या हो गया, र हो गया है और बही यथावत है, और आगमन आ प्लस गमनम, आ प्लस गमनम, तो ये आ स्वर है क्योंकि ये हलंत र है, हलंत र है, तो इसमें आ मिल जाएगा स्वर, तो ये क्या बन जाएगा, रा।
अभी ऊपर नहीं जाएगा। अगर व्यंजन होता है तो वो ऊपर चला जाता है, किंतु यहाँ पे क्या है, स्वर है और ये आधा अक्षर है, स्वर के बिना पूर्ण नहीं होता है वर्ण, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, रा। तो ये क्या बनेगा, बही रा प्लस गमनम, तो बहिरागमनम। ठीक है, ये रा बनी गया है तो बहिरागमनम, बहिरागमनम। इसके और ऋतु संधि के और उदाहरण देखते हैं। निहि प्लस झरह, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि व्यंजन है इसलिए यह ऊपर र बन जाएगा, विसर्ग का र होगा और यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, निर्झरह। निहि प्लस आधार है, अब यहाँ पर क्या है, आ स्वर है और यहाँ विसर्ग है, इधर ई स्वर है यहाँ पे, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, र हो जाएगा। और यहाँ आगे क्या है, स्वर है आ, तो आ जो है उस र में मिल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, निराधारः। अंतः जगत, अंतर जगतः, जगत, ये विसर्ग का र बन गया, र बन के ज के ऊपर चला गया, तो अंतर जगत। पुनः प्लस आवर्ती, यहाँ विसर्ग का पुनः प्लस आवर्ती, पुनरावर्ती। ज्योति प्लस मय, ज्योतिमय। ऋतु संधि के और उदाहरण है। आयुर्वेदः, आयुर्वेदः, विसर्ग का र हो गया और र बन के ऊपर चला गया, तो आयुर्वेदः। भानु प्लस उदेति, तो यहाँ पर विसर्ग है और आगे ऊ स्वर है और यहाँ पर विसर्ग का र बन गया तो र में ऊ मिल गया, तो ये क्या बनेगा, भानुर उदेति। अंतः प्लस आत्मा, अंतर आत्मा। आशीः प्लस वचनम, आशीवचनम, आशीवचनम। बहि प्लस भागः, बहिर्भागः। यजु प्लस वेदः, यजुर्वेदः। धनुः प्लस धरः, धनुर्धरः। बहि प्लस आगच्छति, बहिरागच्छति। अग्निः प्लस भाति, अग्निर्भाति। शिशु प्लस हसति, शिशुर्हसति। विसर्ग संधि के चौथा नियम है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग का लोप हो जाना या हट जाना, इसमें क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब हट जाना। अ हो और प्लस विसर्ग हो और दूसरे वर्ण के आरंभ में कोई स्वर अ को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात वह हट जाता है। उदाहरण देखते हैं। अतः प्लस एव, ठीक है, तो ये अ है तय में और विसर्ग है, तो आगे दूसरा कोई स्वर है, कोई भी स्वर हो सकता है, ए को छोड़कर, अ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा स्वर है तो ये विसर्ग का लोप होके अतएव बनेगा। ठीक है, विसर्ग लोप संधि अर्थात विसर्ग का लोप हो जाना अर्थात हट जाता है इसमें। इसको और आसान भाषा में इस नियम को समझते हैं। पहले शब्द के अंत में अ हो और विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है, तो विसर्ग जो होता है उसका लोप हो जाता है अर्थात वह हट जाती है। इसको आइए सरल तरीके से उदाहरण से समझते हैं। सुरेशः प्लस आगच्छति, सुरेशः, तो यहाँ पर क्या है, अ भी है श में और विसर्ग भी है, तो इसका लोप हो जाएगा और ये क्या बनेगा, सुरेश आगच्छति। महेश आचरति, तो यहाँ विसर्ग है अ और विसर्ग से पहले अ है और यहाँ पर अ स्वर को छोड़कर भिन्न स्वर आ है, मतलब दीर्घ आ है, ह्रीश्व आ नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, विसर्ग का लोप होके महेश आचरति। रमेशः प्लस आनयति, यहाँ पर ये विसर्ग है अ है श में और इस विसर्ग का यहाँ पे लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रमेश आनयति। विसर्ग लोप का दूसरा नियम है आ प्लस विसर्ग हो, आ हो प्रथम शब्द के अंत में आ हो, वहाँ तो अपन ने क्या देखा, तो आ हो और विसर्ग हो, यहाँ क्या है, दीर्घ आ हो, वहाँ पर ह्रीश्व अ था, यहाँ दीर्घ आ, तो आ प्लस विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो या कोई से भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य व र ल ह हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझते हैं इस नियम को और सरल तरीके से। देखो, हतः प्लस गजः, हतः यहाँ पर आ स्वर है ता में और यहाँ विसर्ग है और द्वितीय शब्द के आरंभ में तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो क ख ग, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हता गजा। ठीक है,
और इस नियम को और विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पहले शब्द के अंत में आहा हो यानी आ हो, दीर्घ आ हो और विसर्ग हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, व, र, ल, ह, यह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक और उदाहरण से हम विस्तृत तरीके से समझते हैं। बालकाः हसन्ति, तो यहाँ पर बालका ये विसर्ग है, ठीक है, और इससे पहले का में आ है, तो बालका प्लस विसर्ग प्लस हसन्ति, और यहाँ पर ह है, ह वर्ण है, यानी कि इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो ह वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? बालका हसन्ति। दूसरे नियम के और भी उदाहरण है। देवाः प्लस ईह, तो यहाँ पर आ है, दीर्घ आ है और विसर्ग है, आगे भिन्न स्वर है, ई है, तो ये विसर्ग का यहाँ पे लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? देवा ईह। अश्वाः अमी, अश्वा अमी। बालाः धावन्ति, बाला धावन्ति। उन्नता प्लस नगाः, उन्नता नगाः, यहाँ पे भी विसर्ग है, विसर्ग से पहले दीर्घ आ है और यहाँ पर क्या है? न है, तो ये क्या है? त, थ, द, ध, न, पंचम वर्ण है, तीसरे, चौथे, पांचवें में किसी भी वर्ग का वर्ण आए तो, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उन्नता नगाः। नराः प्लस लभन्ते, तो ये बनेगा नरा लभन्ते। वाताः प्लस वान्ति, वाता वान्ति। नराः प्लस हसन्ति, नरा हसन्ति। देवाः प्लस हसन्ति, देवा हसन्ति। छात्राः प्लस आगच्छन्ति, छात्रा आगच्छन्ति। तो ये क्या हो गया? छात्रा आगच्छन्ति, विसर्ग का लोप हो गया, छात्रा आगच्छन्ति बन गया। विसर्ग लोप का तीसरा नियम है सह या एषः, या तो सह एष हो प्रथम शब्द और दूसरे शब्द के अ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, अस्वर नहीं होना चाहिए, इससे भिन्न कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाती है। उदाहरण देखते हैं। सह प्लस पठति, तो यहाँ पर अस्वर को छोड़ के व्यंजन है, भिन्न स्वर है, और यहाँ पर स के बाद विसर्ग है, तो यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? स पठति। इस नियम को और सरल तरीके से समझते हैं। सह और एषः शब्दों के बाद अ वर्ण को छोड़कर सह और एष शब्दों के बाद, इसमें दो ही शब्द का ध्यान रखना है, एक तो सह का और एक एष का, ठीक है। शब्दों के बाद में अ वर्ण को छोड़कर, यहाँ पर क्या आया था अपना? प वर्ग का प है ना, अ वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो सह और एष के विसर्ग का लोप हो जाता है, सह और एष के विसर्ग का लोप हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। सह प्लस गच्छति, यहाँ पर सह है और विसर्ग है और यहाँ पर व्यंजन है, और स्वर को छोड़ के कुछ भी कोई भी वर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सह गच्छति, ये विसर्ग है, स को अलग करके लिखा, प्लस गच्छति, इस विसर्ग का लोप हो गया, तो क्या बना? स गच्छति। आइए इसको उदाहरण देखते हैं। सह पठति, स पठति, क्योंकि अ स्वर नहीं है किसी में भी, है ना, दीर्घ आ है, ह्रीश्व अ नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी व्यंजन हो, कोई भी स्वर हो तो सह और एष के विसर्ग का लोप हो जाता है। सह प्लस पठति, स पठति। सह प्लस लिखति, स लिखति। एषः प्लस वदति, एष वदति। एषः प्लस गच्छति, एष गच्छति। सह प्लस विष्णु, स विष्णु। एषः प्लस आगच्छति, एष आगच्छति। एषः प्लस आगच्छति, एष आगच्छति। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। और आज हमने पढ़ा विसर्ग संधि और उसके नियम। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।